नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराज की वाणी। मैं हूं विक्की सिंह। आई होप आप सब लोग खुश होंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की ये कहानी, इसको सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये कहानी है या किस्सा। दोस्तों आज की ये कहानी मैं आपसे लाइव शेयर करूंगा, मतलब कोई भी रिकॉर्डेड नहीं होगी, लाइव। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं कहानी में। दोस्तों मेरा नाम राजेश है, पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे बेटे आरू की है। आरू मेरा प्यारा बेटा। मैं आज भी उस दिन को कोसता हूँ कि काश मैं उस ट्रिप पे ना गया होता और काश मैंने अपनी पत्नी सोनिया की बात मान ली होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरा सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। जिंदगी एकदम मस्त थी। अच्छी नौकरी, घर, बीवी, बच्चा, सब कुछ। पर जैसे किसी की नज़र लग गई, एक एक कर मुझसे सब खुस गया। मैंने आज तक भगवान में भी कभी बिलीव नहीं किया, तो इन सब रहस्यमयी घटनाओं में यकीन करना तो मेरी सोच से ही परे था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ना चाहते हुए भी इन सब बातों में यकीन करना पड़ा, क्योंकि प्रमाण मेरी आंखों के सामने थे। मैं अपने बीवी बच्चे के साथ एक टूर पे गया था। पहाड़ों की वो वादियां, 4 दिन हमने बहुत ही अच्छे से बिताए। बीवी बच्चे के साथ वो हसीन पल मैं कैमरे में कैद करता गया। लेकिन वापस लौटने के बाद कुछ जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि मेरी गृहस्थी उजाड़ के ले गया। हुआ कुछ ऐसा कि इस टूर से वापस आने के बाद मेरे बेटे आरू की जिंदगी में कुछ बहुत सारे चेंजेस आ गए। स्टार्टिंग में मैंने उन सब चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। मेरी पत्नी ने मुझे चेताया भी, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक नास्तिक था, तो मैंने इन सब बातों पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। हुआ कुछ ऐसे कि वापस लौटने के बाद मैंने देखा कि मेरा बेटा एक खिलौना सा साथ ले आया है। वो मिट्टी का उल्लू जैसे कुछ बना हुआ था, जिसके ऊपर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी थी, जैसे मिट्टी के ऊपर रंग से लोग रंग पुताई कर देते हैं कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए। ऐसे ही एक मिट्टी का उल्लू, लेकिन उसमें एक खासियत थी। जैसे ही उसमें फूंक मार के बजाया जाता तो वह एक अजीब सी आवाज़ में गुनगुनाता था, जिसे सुन हर कोई जैसे उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। अपने बेटे से अनजाने में ही पूछा कि बेटा ये खिलौना आपको किसने दिया। मेरे बेटे ने भी मुझे उसी तरह से बता दिया कि पापा ये खिलौना मुझे एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला था, जहां हम घूमने गए थे। तो मैंने भी उसे अनजाने में ही लिया। चलो हो सकता है शायद किसी और टूरिस्ट का वहाँ रह गया हो या फिर गलती से इसे मिल गया हो, तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वक्त बीता। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार कहा कि आरू की ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अब वो पहले की तरह खेलता नहीं, घर से बाहर नहीं जाता। हर वक्त वो बस अपने कमरे में ही रहता है। उसे बड़ी मुश्किल से बाहर ले जाना पड़ता है। बाहर ले जाते हैं तो जिद करता है, गुस्सा करता है और वापस अपने कमरे में ही आ जाता है। तब मैंने भी उसे अनजाने में ही अपनी पत्नी को बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, बच्चा है, उसका नहीं मन होता तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मेरी पत्नी का कहना था कि आरू हर वक्त बस उसी खिलौने के साथ खेलता है। वो थोड़ी चिंतित थी, पर मैंने इस बात को इग्नोर किया। मैं उस वक्त उसकी इस चिंता को भाप नहीं पाया। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे फिर कहा कि देखिए ये खिलौना कोई आम खिलौना मुझे नहीं लगता। आरू आज तक इतने खिलौनों से खेला है, पर उसका लगाव कभी भी इतने इस तरह से किसी खिलौने के साथ नहीं हुआ। वो हरदम उसी के साथ खेलता है, मानो हरदम अपने कमरे में ही बंद रहता है। अब तो उसे अकेले कमरे में रहने से भी डर नहीं लगता।
जब भी उसके कमरे में जाती हूँ तो मुझे कई अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा कि जैसे उस कमरे में आरुफ के साथ कोई और भी खेल रहा हो। कुछ बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जैसे बहुत सारे बच्चे खिलखिला के हंस रहे हों। तब मैंने अपनी पत्नी को थोड़ा गुस्से में ही डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अपनी पॉइंट सिद्ध करने के लिए, अपनी बात प्रूफ करने के लिए क्या अजीब गरीब मनगढ़ंत बातें सुनाई जा रही हो? अरे यार, वो बच्चा है, खिलौना है मिट्टी का, उसमें कोई भूत प्रेत घुस गया क्या? ये मतलब है तुम्हारे बोलने का? मेरी पत्नी ने थोड़ा शांत रहते हुए मुझे समझाया, देखिए आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जब भी मैं कमरे का फिर दरवाज़ा खोलती हूँ एकदम से सब शांत हो जाता है और आरव मुझे गुस्से में ही देखते हुए वहाँ से जाने के लिए कह देता है। एक खिलौने के साथ बच्चे का ऐसा क्या लगाव हो सकता है? मैंने कई बार आरव के सोने के बाद उस खिलौने को कचरे के डिब्बे में फेंका है, पर जब भी मैं अगले दिन देखती हूँ वो खिलौना वापस उसी जगह पर होता है। उसे देखकर ही मुझे अब डर लगने लगा है। रात को कई अजीब सी परछाइयां घर में घूमती दिखती हैं। आप थकावट की वजह से जैसे गहरी नींद में होते हो, शायद आपने ये बातें नोटिस नहीं की, पर मैंने देखा है। आप ही सोचिए, जब से हम वापस आए हैं और जब से आरव की लाइफ में ये खिलौना आया है, आरव ने हमारे साथ सोना बंद कर दिया है। वो कभी हमारे कमरे में भी नहीं आता, बस अपने ही कमरे में मस्त रहता है। उसे खाने पीने तक की भी सुध नहीं रहती। तब पत्नी की बात को थोड़ा गहराई में लेते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस बारे में मैं उससे बात करूंगा। अपनी पत्नी को दिलासा देके फिर से 1-2 दिन मेरे काम में बीत गए। तब मैंने फिर 2 दिन बाद आरव को ज़बरदस्ती बहाने से ले जाकर डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने उसका सारा चेकअप किया, पर उसने कहा, यार ऐसा कोई भी नॉर्मल है ये सब कुछ, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। आरव एक बच्चा है, उसका एक खिलौने के प्रति लगाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक काम करो, इसके लिए ऐसा ही कोई और खिलौना नया ला दो। बच्चे का मन उस खिलौने से मोह भंग हो जाएगा और वो वापस से नॉर्मल जैसे लगने लगेगा। तब डॉक्टर की बात मानते हुए ही मैंने बिना आरव को बताए अगले दिन वैसा ही एक मिट्टी का उल्लू जैसा खिलौना ले आया। वो देखने में बस एक उल्लू ही लग रहा था, लेकिन मेरे बेटे ने उसे लेने से मना कर दिया। लेना तो दूर, वो उसे देखना भी नहीं पसंद कर रहा था। जब मैंने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा ये खिलौना पुराना हो गया है, गंदा है, मिट्टी लगी है, आप ये ले लो, तब मेरे बेटे ने गुस्से में ही वो खिलौना फेंक के नीचे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देख मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने अपने बेटे को डांटा भी, पर वो अपना वापस पुराना खिलौना लेकर अपने कमरे में चला गया और अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी पत्नी ने यह सब देखने के बाद कहा, अब आप ही सोचिए, क्या आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? दोस्तों, मैं तब भी इस मामले में ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि यार नॉर्मल सा है, शायद बच्चे को पसंद नहीं आया खिलौना, इसलिए वो गुस्सा कर गया। तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तब मैंने सोचा कि शायद मेरे बेटे को कि ये खिलौना पसंद नहीं आया, तो मुझे इसे बाहर कहीं ले जाना चाहिए। तब मैंने सोचा कि शायद बाहर घूमने से भी इसका मन और हो जाएगा। ये सोच मैंने अपने बेटे को गार्डन ले जाना शुरू किया। पर मैं जब भी उसको गार्डन ले जाता, उसका सारा ध्यान घर पे ही लगा रहता। वो बार बार मुझसे एक ही बात कहता कि हम घर कब जाएंगे, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी ये बातों से मैं काफ़ी परेशान होने लगा। एक दिन मैंने अपने बेटे को अपने साथ शॉपिंग का बहाना करा के बाहर ले जाने की कोशिश की। शॉपिंग का नाम सुनते ही वो ऐसे उसने इग्नोर किया कि जैसे कोई बात ही ना हुई हो। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जब भी मैं अपने बेटे को मॉल ले जाने या बाहर शॉपिंग की बात करता, वो खुशी से मेरे साथ चलता था। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे आने बहाने या कहें कि
ज़बरदस्ती ही मना लिया कि मेरे साथ चलो। मैं, मेरी पत्नी और अपने बेटे को साथ लेकर मैं मॉल के लिए निकला। फिर जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आने के लिए गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी गेट हमारी गाड़ी बिल्डिंग के गेट के पास जाते ही जैसे झटके मार के रुक गई। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब यह देख आरव थोड़ा मुझे देखकर मुस्कुराया और जल्दी से गाड़ी की खिड़की खोलकर वापस घर में भाग गया और जाकर अपने कमरे में ही दरवाज़ा बंद कर लिया। तब मेरी पत्नी ने फिर से मुझे कहा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है या ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। आप मेरी मानिए, किसी पुजारी या तांत्रिक से इसके बारे में बात करते हैं। यह बात सुन मेरा जैसे दिमाग खराब हो गया और मैं गुस्से से ही अपनी पत्नी पे चिल्लाया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और यार गाड़ी बंद हो गई, बेटा नहीं जाना चाह रहा, उसके व्यवहार में अजीब से बर्ताव आए हैं, पर तुम्हारे दिमाग में ये भूत प्रेत ये सब कहाँ से घुस गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर फिर से शांत हो गई। मैं भी वापस अपने कमरे घर पे आ गया। जैसे ही मैंने अपने बेटे के कमरे में जाने की कोशिश की, तब पहली बार मुझे कुछ अजीब लगा। जैसे ही मैं अपने बेटे के कमरे के पास पहुंचा, दरवाजे के पास पहुंचते ही मुझे कमरे के अंदर से अजीब से फुसफुसाहट की आवाज़ आई। जब मैंने ध्यान लगाकर उसको सुनने की कोशिश की, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे बेटे के साथ कोई और भी बात कर रहा है, जैसे कोई 3-4 बच्चे आपस में बात करते हुए, हंसते हुए खेल रहे हों। मैंने जैसे ही अपने बेटे का कमरे का दरवाज़ा खोला, एकदम से जैसे धुएं की तरह सब शांत हो गया और मुझे कमरे से एक अजीब सी महक भी आई। उस वक्त मैंने उस बात पे भी ध्यान नहीं दिया, पर मेरा फोकस इस बात पे था कि मेरे बेटे के साथ अंदर कौन था भी जो बात कर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, तब मेरे बेटे ने बहुत ही गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे पहली बार मैंने महसूस किया कि लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। वो देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपने बेटे से पूछा भी कि तुम किससे बात कर रहे थे अभी, कमरे में कौन था? तब उसने मुझे एक अजीब सी आवाज़ में कहा, वो मेरे दोस्त थे, आपकी वजह से वो चले गए, अब वो जल्दी नहीं आएंगे। आप मेरे कमरे में मत आया करो, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं सच में शॉक में था। तब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी पत्नी कुछ सही कह रही हो। इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था, जिसका असर मेरे काम पर भी पड़ रहा था और मेरे घर के माहौल पर भी। मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि बच्चा जैसे हमारी बात सुन नहीं रहा था, जिस वजह से घर पे तनाव था। मेरी पत्नी भी अब मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। उसका कहना था कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, इसके ऊपर जैसे कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ है। वो बार बार मुझसे कहती कि मैंने कई बार आरव को किसी से बात करते हुए सुना है। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि इस घर में जैसे कुछ और भी है, कोई और भी है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। पर वही बात कि नास्तिक होने की वजह से मैं इन सब बातों पे मान नहीं रहा था, जिस वजह से मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ रहने लगी और दूर रहने लगी। एक रात की बात है कि मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। तभी मेरी नींद खुली किसी अजीब सी आवाज़ की वजह से, जैसे कोई 4-5 बच्चे मिलकर शोर मचा रहे और खेल रहे हों। मैंने उठकर देखा, रात के वक्त करीब 2:30 बज रहे थे। मैंने इधर उधर देखा कि आवाज़ आ कहाँ रही है। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर बालकनी में आया, तो मैंने देखा कि घर के बाहर गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो बच्चे ऐसे थे कि जैसे कुछ परछाइयाँ सी हैं, धुएं की आकृतियाँ सी हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा मुझे सब बच्चों में एक बच्चा मुझे साफ साफ दिख रहा था। वो मेरा बेटा आरव था। मैं जल्दी से अपने पहले बेटे के कमरे की तरफ गया तो देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है।
घबराहट से मैं जैसे ही घर के बाहर जाने लगा तो देखा मेन डोर भी खुला हुआ था। मैं परेशान हालत में, या कहे कि गुस्से और परेशानी में जाके जल्दी से गार्डन की तरफ भागा और जाकर देखा कि इस वक्त मेरा बेटा अकेला था। पर वो ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा था, लाइक ऐसे खेल रहा था कि जैसे उसके साथ कोई और भी बच्चे खेल रहे हों। मैंने गुस्से में ही आरव से कहा कि आरव, ये क्या टाइम है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? तब आरव ने गुस्से में ही मुझे देखते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, आप हमें क्यों डिस्टर्ब करने आ जाते हो बार बार? मैंने कहा, कौन है तुम्हारा दोस्त, कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आरव ने फिर वही कहा, मेरे दोस्त आप लोगों को पसंद नहीं करते, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। जब आरव ने ये बात कही कि आप उन्हें नहीं देख पाएंगे, समझो तब मेरे दिमाग की जैसे घंटी बजी और मैं उस वक्त अपने बेटे को गुस्से में ही वहाँ से घसीट के, जैसे कहें कि ले जग घर के अंदर ले गया। गुस्से में ही जब मैं अपने बेटे को अपने घर के अंदर ले गया तो इन सब शोरगुल में उस समय मेरी पत्नी भी उठ चुकी थी। तब मैंने उसको घसीट के कमरे में अंदर ले जाते हुए, डांटते हुए ही उसके 2 थप्पड़ भी लगा दिए। शायद ये जिंदगी में पहली बार था मैंने अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाया था। मैंने तब भी नोटिस किया कि मेरे बेटे के हाथ में वो खिलौना था, वो मिट्टी का उल्लू, जिसे पकड़कर वो शाम से ही कहें या रात को पता नहीं किस वक्त गार्डन में पहुंच गया और बच्चों के साथ खेल रहा था। अब बच्चे तो ऐसे कहूँ कि वो उसका कहना था, पर मुझे या किसी और को वहाँ कोई नहीं दिखता था। मेरी पत्नी ने भी कहा कि आप मान लीजिए मेरी बात, ये खिलौना नॉर्मल नहीं है, ये कोई श्रापित चीज़ है जो गलती से कहें या हमारी किसी बदकिस्मती की वजह से हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तब उस वक्त मैंने अपने बेटे को डांट दिया था या 2 थप्पड़ भी मार दिए थे, जिस वजह से वो रोने लगा। और तब मैंने देखा कि वो गुस्से में ही रोते हुए अपने कमरे में फिर से चला गया। मैं उस वक्त तो अपनी पत्नी को कुछ समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि शायद उस वक्त उसका कहना सही था, पर वो बात मैं उस टाइम नहीं समझ पा रहा था। मैं अपनी पत्नी के साथ सो गया उस वक्त। कुछ समय बाद की बात है, लगभग रात के 3:15 का टाइम रहा होगा। मैंने देखा कि हमारे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। क्योंकि मैं उस वक्त परेशान था, ज़्यादा गहरी नींद में नहीं था और अपने बेटे के बारे में ही सोच रहा था। मैंने देखा कि मेरा बेटा मेरे कमरे के अंदर आ रहा है। मुझे लगा कि शायद उसे जैसे गलती का एहसास हुआ हो। तब मैंने अपने बेटे को बेड पर ही लेटे लेटे ही कहा, क्या हुआ आरव, डर लग रहा है क्या? आरू, आजा मेरा बेटा मेरे पास, आजा मेरा बच्चा। ये कहते हुए मैंने अपने बच्चे को पास बुलाने की कोशिश की। क्योंकि कमरे की लाइट उस समय बंद थी, टेबल लैंप जल रहा था तो रोशनी ज़्यादा नहीं थी। तब मैंने देखा कि मेरे बेटे के हाथ में फिर से वो खिलौना है और उसके एक हाथ में चाकू था, और वो जल्दी से भागते हुए आया और सीधा मेरी पत्नी के ऊपर उसने जैसे अटैक करने की कोशिश की। मैंने गुस्से से ही अपने बेटे को रोकते हुए पकड़ा और उसके हाथ से चाकू छीन के फेंक दिया। ये देख मेरी पत्नी भी चौंक गई। तब मैंने बहुत ज़ोर से अपने बेटे को थप्पड़ मारा और घसीट कर उसको कमरे में बंद कर दिया कि ये पागल हो गया है, अब इसका इलाज किसी पागल खाने वाले डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। मेरी पत्नी फूट फूट कर रोती रही। मैं परेशान था, समझ नहीं पा रहा था। बेटे को तो कमरे में बंद कर दिया, पर पूरी रात जैसे कहें कि मैं खुद रोता रहा, पर मैं सो ना पाया। अगली सुबह जब मैं अपने सुबह उठा तो अपनी पत्नी के साथ कहा, उसे भूख लगी होगी, कुछ खाया नहीं है, चलो पहले उसे नाश्ता करवाते हैं। यह बोल मैं अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ा सीधा। पर जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गया। मेरा बेटा अंदर नहीं था। कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, पर मेरा आरू कहीं नहीं था। मेरी पत्नी ने परेशान होते हुए इसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश की,
मैं भी अपने बेटे को आरू आरू करते चिल्लाया, पर पूरे घर में वो कहीं नहीं था और दरवाज़ा बंद था जिसे मैंने खुद खोला था सुबह। तब मैंने देखा कि उसके कमरे में अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई है, अजीब सी ड्राइंग जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक आकृति जैसे औरत का साया सा कहें हर पेंटिंग में उन बच्चों के साथ है, जैसे उन बच्चों के ऊपर नज़र रख रहा है। वो अजीब सी आकृतियाँ मैं समझ नहीं पाया कि किसने और कब बनाई इतनी सारी। हमने पुलिस में भी कंप्लेंट की। जब पुलिस ने भी आकर देखा तो उसे कहा कि शायद आपका बेटा घर छोड़ के कहीं जा चुका है। तब हमें एक लेटर मिला। उस लेटर पे मेरे बेटे ने हमारे लिए जैसे कोई मैसेज छोड़ा था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हो, मैं अब अपने दोस्तों के साथ ही रहूँगा, मुझे ढूंढने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आरूफ। पुलिस ने कहा कि शायद आपका बेटा घर छोड़ के जा चुका है और ये लेटर भी है। पर मैंने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे को अभी लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। उसकी उम्र मात्र 4 साल थी और मैंने अपने बेटे को अभी किसी स्कूल में एडमिशन करवाया ही नहीं था। तब पुलिस भी परेशान थी कि वो कमरे में डरावनी आकृतियाँ, वो पेंटिंग्स किसने बनाई और आरूफ के नाम से वो लेटर किसने लिखा। मैंने लगातार अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। मैं उस हिल स्टेशन तक भी गया जहाँ से मेरे बेटे को वो खिलौना मिला था, वो डरावना उल्लू। मैंने उसके बाद कई पंडित तांत्रिकों से भी इस बारे में बात की। तब उन्होंने बताया कि शायद वो कोई श्रापित खिलौना था जिसके साथ कोई आत्मा जुड़ी हुई थी और शायद अब वो आपके बेटे को अपनी दुनिया में ले जा चुके हैं। इस सब घटना का मेरी पत्नी की सेहत के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वो हरदम रोती रहती और मुझसे दूर दूर रहने लगी। डिप्रेशन की वजह से मेरी पत्नी ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। वो कहती कि जब भी मैं आपके साथ रहती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद जीने नहीं देती। मेरी पत्नी के अलग होने के बाद आज भी मैं उस मकान में अकेला रहता हूँ, अकेला अपने बेटे के कमरे में उन आकृतियों, उन तस्वीरों में शायद अपने आरू को ढूंढने की कोशिश करता। काश मैं उस हिल स्टेशन पर गया ही ना होता। काश मैंने वक्त रहते अपनी पत्नी की बात मान ली होती। काश किसी पंडित तांत्रिक से मशवरा कर लिया होता। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ काश काश और काश ही बचे हैं, सिवाय पछतावे के मेरे पास अब कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में ना मेरी पत्नी बची है, न मेरा बेटा, मेरा आरूफ। तो दोस्तों ये थी आज की एक कहानी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपको ये कहानी के बारे में जो भी लगता है यार प्लीज़ कमेंट जरूर। दोस्तों मोनेटाइजेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइबर पूरे करा दो ताकि हमारा भी चैनल फुल मोनेटाइज हो सके। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।